जय हिंद दोस्तों। आपका हमदर्द, आपका भाई, आपका दोस्त आज फिर आपके सामने उपस्थित है एमपीएसआई के सेशन को लेकर दोस्तों, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास शुरू करा है दोस्तों, जिसका पहला लेक्चर हो चुका है और आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों गर्मी का समय है, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, कम से कम बाहर निकले और ठंडे जो पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, जिससे कि क्या रहेगा, आपका स्वास्थ्य पढ़ाई के अनुकूल बना रहे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक है सिंधु, ठीक, और सभ्यता, दो बड़े शब्दों को जान लेते हैं। ठीक है, तो सिंधु क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है दोस्तों, ठीक है, जो पाकिस्तान में बहती है। और घाटी क्या कहलाता है दोस्तों? कि जो नदी का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो जहाँ गहरी खाई से नदी बहती है, ठीक है, मतलब ये वाला जो ढलान वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? घाटी कहलाता है। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो घाटी वाला क्षेत्र है या इसका जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे जिस सभ्यता का विकास हुआ है। अब सभ्यता किसे कहते हैं दोस्तों? तो सभ्यता का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, किस प्रकार रहते हैं, खान पान क्या है, ठीक है, या इनके पहनावा क्या है। तो ये सभी जो घटक होते हैं कहीं पे रहने वाले समुदाय का, तो उसे दोस्तों क्या बोला जाता है? सिंधु सभ्यता, या उसे सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे हम हिंदू सभ्यता की बात करते दोस्तों, ठीक है, या प्राचीन सभ्यता या अमेरिकन सभ्यता की बात करते, तो दोस्तों हमारे जो परिवेश है, हिंदू परिवेश या भारतीय सभ्यता की बात करते, तो भारतीय परिवेश में दोस्तों साड़ी पहनना हुआ या गमछा डालना हुआ, टोपी पहनना हुआ, ये इस प्रकार के आभूषण का उपयोग, वो वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। और प्राचीन सभ्यता में दोस्तों जीन्स पैंट कोट वगैरह का जो चलन है, तो वो उस सभ्यता का। तो सभ्यता का तात्पर्य होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोग दोस्तों किस प्रकार से रहन सहन करते हैं, खान पान करते हैं, और उनका जो परंपराएं किस प्रकार की, ये सभी सभ्यता कहलाती है। तो ये सिंधु सभ्यता मतलब होता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो आसपास जो हमारे आदि मानव रहते थे, वो किस प्रकार के परिवेश में किन 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 साधनों संसाधनों के साथ में रहते थे, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है, तो मुख्य जानकारी है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है कि जो हड़प्पा नाम का स्थल है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पहली खुदाई स्थल हड़प्पा के नाम पर। अब इसकी दोस्तों विशेषता देखते हैं कि विकसित शहरी नियोजन है, एक जिसे ईंटें मिली है, सीधी सड़कें मिली है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, हम अगर सोचे कि यार हमारे पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि अनपढ़ होंगे या इनको मतलब जंगल के कंदमूल खाते होंगे, कोई ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान का या जो जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जो आज हम जो देखते हैं दोस्तों, हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं, हमारे पास नवीन से नवीन जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि जो हमारे प्राचीन पूर्वज है, ये मतलब एक प्रकार से अनपढ़ या इस प्रकार के लोग रहे होंगे। पर दोस्तों इसके साथ, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा आधुनिक थे। आधुनिक इस तरीके से थे कि उस समय के जो दोस्तों विकसित शहरी नियोजन प्रणाली थी, कि जो शहरों का विकास इस प्रकार से किया गया था दोस्तों, ठीक है, शहरों का इस प्रकार किया गया था कि सड़कें क्या थी, 40 फीट तक चौड़ी थी, ठीक है, ये पक्की नाली की व्यवस्था थी, पानी कहीं पे भराता नहीं था, साफ सफाई बढ़िया रहती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है, और जो दरवाजे जो घर रहते थे पक्की ईंट के बने हुए थे। तो दोस्तों यही तो आधुनिक हमारे समय की भी विशेषता यही है। पर देखते दोस्तों कि हमारे यहाँ तो आज भी नाली नहीं है, गाँव में नहीं है, शहरों में भी पानी भरा जाता है। तो इसकी तुलना में दोस्तों उन लोगों का तो ज़्यादा आधुनिक थे वो, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी जल निकासी प्रणाली थी जो आज भी हमारे पास नहीं है। तो ये विकसित लोग थे, ठीक है, ईंटें, पक्की ईंटें और सीधे सड़कें ये बनाते थे। फिर मोहरें भी मिली हैं, जैसे बेल बना हुआ है, जानवरों, गेंडा, और अब तक की अज्ञात लिपि, मतलब जो सिक्के मिले हैं दोस्तों, उनको मोहरे बोला जाता था। उन पे बेल बेल की मोहरें मिली है या फिर गेंडे की, और इन पे कुछ लिखा रहता था दोस्तों, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर मुख्य बस्ते और कौन कौन से मिले? मन के मिले हैं दोस्तों, ठीक है, बाट मिला है तोल माप वाला, पत्थर के औजार मिले हैं तिकोने टाइप के, जो जानवरों की खाल की मतलब खींचने के काम आते थे या शिकार करने के समय उपयोग किए जाते थे। मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है,
तो दोस्तों एक प्रकार की विशेषता है ये कि शहरी लोग थे, मतलब विकसित लोग थे, पक्की ईंटों के करते थे, नियोजन प्रणाली इनकी अच्छी थी, मतलब ये अच्छे से प्लानिंग बना लेते थे, ठीक है। और इनके पास सिक्के भी थे, मतलब अपनी मोहरें भी थी, और बाट पत्थर औजार, इनसे क्या पता चलता है दोस्तों कि बाट से पता चलता तुलाई भी होती थी, पत्थर के औजार से पता चलता है कि मतलब पशुपालन या फिर जो शिकार की प्रथा भी प्रचलन में थी। अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों, इसकी लिपि है कि अब तक ना पढ़ी जा सकी, इसे हड़प्पाई लिपि कहते हैं। इसको दोस्तों पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक, पढ़ा नहीं जा सका। तो दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, या सिंधु घाटी सभ्यता है, तो दोस्तों ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है, ठीक है। और सिंधु नदी के किनारे मिली है, तो इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों खोज और इसकी जो खुदाई हुई है कि हड़प्पा जो है प्रथम स्थल जो सिंधु घाटी का है, इसकी सबसे खोज दयाराम साहनी है दोस्तों। लगभग जो भारतवर्ष के सभी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी, किसने की थी दोस्तों, दयाराम साहनी। यह पुरातत्वविद है, ठीक है। 1921 में करी थी, ये भी डेट याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान के साहिवाल में, पाकिस्तान के साहिवाल में, ठीक है। तो एक स्थल दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल में कौन सा हो गया दोस्तों, हड़प्पा हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया दोस्तों। ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल है दोस्तों, एक विस्तृत क्षेत्र में जो निवास करते हैं उसे सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ये सभी सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोगों का क्या समूह है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता खोज किसने करी थी दोस्तों, हाँ, दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज दोस्तों 1922 में राखलदास बैनर्जी, ये वेरी आईएमपी है दोस्तों, ठीक है। कहाँ की गई थी, सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है वहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता 1921 दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बैनर्जी 1922। अब महत्वपूर्ण लोग हैं इन सब सभ्यता की खुदाई से संबंधित। तो जॉन मार्शल है दोस्तों, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। इन्होंने सभ्यता की घोषणा करी थी कि जब ये पता चला, खुदाई चला, तो इनने विस्तृत जो क्षेत्र थे, सभी क्षेत्र यहाँ पे घोषणा कर दी और इसको क्या है, सिंधु सभ्यता के नाम से उद्घोषित करा। मार्टिन व्हीलर ने क्या करा था दोस्तों, 1946 में बड़े पैमाने पर यहाँ की खुदाई करी थी व्हीलर महोदय ने, ठीक है। तो जॉन मार्शल, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की जा रही थी, तो आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख कौन था दोस्तों, तो वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। अब समय काल कब है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो हमारे पूर्वज है, जो सिंधु नदी के किनारे रह रहे थे, एक विकसित रूप में, एक नए नगर नियोजित प्रणाली के रूप में, ठीक है, और पक्की सड़कों और पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, तो इनका समय उस समय क्या था, या हमारे आज हम मैं आपसे बोल रहा हूँ तो इससे वो कौन सा समय था कि जब ये वहां पे निवास कर रहे थे दोस्तों, ईसा, ठीक है, से 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम कब रह रहे हैं, 2025। तो 2025 फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और फिर इसके बाद दोस्तों 2023, 2300 वर्ष और ले लो, तो ये 4800 वर्ष पहले की बात है दोस्तों, ठीक है। आज से मैं आपसे बोल रहा हूँ इस स्थिति से दोस्तों, आज से 4800 साल पहले ये लोग विकसित रूप में कहाँ पे रह रहे थे, सिंधु नदी के आसपास रह रहे थे। अगर आपको लगता है दोस्तों कि हम विकसित विकास कर चुके हैं या विकसित हो चुके हैं और हमारे बराबर आधुनिक नहीं है, तो दोस्तों ये हमारा भ्रम है, ठीक है, कि हम विकसित है। दोस्तों हमसे ज़्यादा विकसित वो लोग थे, उनके पास लिपियाँ थी, उनके पास नगर नियोजन प्रणाली थी और सब कुछ था जो हम आज इतने 2000 तक ईसा पूर्व में ग्रहण किया है, ठीक है। इसका जो स्वर्ण काल दोस्तों 2300 से लेके 2900 तक, 1900 तक, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या हुआ, इसका विकास हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकास या स्वर्ण काल का समय क्या कहलाता है दोस्तों, 2300 से लेकर 1900 तक का। समकालीन सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों जब इस समय जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, या यहाँ पे ये लोग रह रहे थे, मतलब भारत के पूर्वज, तो उस समय विदेश में अन्य देशों में कौन कौन सी सभ्यता थी इसके समकालीन, तो मेसोपोटामिया सभ्यता दोस्तों, ये ईरान इराक वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये विकसित हो रही थी,
और मिस्र की सभ्यता भी दोस्तों कहाँ पे थी, मिस्र में थी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाएगी। अब देखते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ था। तो इसका सब यानी मतलब कौन कौन से क्षेत्र में ये फैली हुई थी। तो पंजाब, ये पंजाब दोस्तों भारत में भी है और पाकिस्तान में, ठीक है। सिंध क्षेत्र है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जहाँ पे अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, ट्रेन हाईजैक वाली घटना हुई। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा, महाराष्ट्र, अफगानिस्तान, ये यहाँ तक इन क्षेत्रों तक दोस्तों इसका विस्तार था। लगभग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, जो मिस्र और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी क्या है, बड़ा स्तर। अब जो इसका ये फैली हुई है, तो इसका सबसे ऊपरी भाग और सबसे दक्षिणी भाग, सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है दोस्तों। तो जो सबसे उत्तरी भाग कहलाता है दोस्तों मांडा, मांडा कहलाता, सबसे उत्तरी भाग मांडा, जो कहाँ है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। और जो सबसे दक्षिणी भाग है दोस्तों दायमाबाद, ठीक, या इसे देमाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों सुतकोंडा डोर, ठीक, जो गुजरात में है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर। ठीक, ये कहाँ है, यूपी में। तो दोस्तों ये भारत के संदर्भ में हम जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेके आलमगीरपुर तक, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में क्या क्या स्थल या जो क्षेत्र दोस्तों नोटिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कभी कभी कि जो भौगोलिक विस्तार भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में कहाँ, मांडा जो जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, सुतकोंडोडर जो कहाँ गुजरात में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये चार यहाँ तक फैला हुआ था। अब दोस्तों ये प्रमुख शहर कौन कौन से हैं और विशेषता की ये सभ्यता का विकास हुआ है जब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों जैसे यहाँ पे एक गांव होगा, 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 यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसी जो स्थल है ये कौन कौन से थे, तो हमने सबसे पहले हड़प्पा देख लिया है, मोहनजोदड़ो देख लिया दोस्तों, इसके बाद जो लोथल है गुजरात का, धोलावीरा, ठीक है, कालीबंगा, ऐसे काफ़ी सारे स्थल हैं जिनमें बड़े बड़े स्थल है। ठीक है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है और इनकी क्या विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे है पाकिस्तान में। यहाँ पे अनाज भंडार के लिए 12 कमरे का पता चला है। सोचिए आप कि आज हम वेयर हाउस बनाते हैं, उनके यहाँ पे दोस्तों पहले वेयर हाउस की व्यवस्था भी थी। ठीक है, ठीक है, आज हम अन्न को पानी में भीगने पर सड़ा देते हैं, ठीक है, बरसात आ जाती है तो, लेकिन दोस्तों उनके पास देखिए अनाज भंडारण की व्यवस्था थी। ठीक है, तो हड़प्पा में क्या अनाज भंडारण के साक्ष्य मिले, ये पूछा जा सकता है कि गोदाम कहाँ पे मिले हैं, कौन सी सभ्यता में या किस स्थल पे गोदाम की जानकारी प्राप्त हुई है जहाँ पे अनाज भंडारण किया जाता था। तो दोस्तों आंसर क्या लगाएंगे आप, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे हैं दोस्तों, तो वो है रावी नदी के किनारे। अब हड़प्पा में मोहरे भी मिली है, ठीक है, मिश्रित जातियां हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्या होते हैं दोस्तों कि ये भारत के जो मध्य भाग है जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र क्षेत्र में जो गहरे काले रंग के जो लोग होते हैं, ठीक, गहरे काले रंग के जो लोग हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं, इस प्रकार के लोगों को प्रोटेस्टलाइड लोग बोले जाता है। ठीक है, और भूमध्य सागरीय जो भूमध्य सागर के आसपास जो जनजाति जो समुदाय रहता था, तो जो हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों, इन दोनों का क्या था, मिश्रण क्या थी, जातियाँ थी, इनमें दोनों विशेषताएं थी। अब मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा स्नानागार मिला, मतलब काफी बड़ा बाथ टब, जिसको हम आधुनिक भाषा में कह सके कि एक स्विमिंग पूल। ठीक है, महान स्नानागार, इसको हम बोलेंगे स्विमिंग पूल मिला, स्विमिंग पूल। तो सोचिए दोस्तों इनके पास स्विमिंग पूल भी था, मतलब हमारे पूर्वजों के पास सीधे। तो सब स्विमिंग पूल का दोस्तों आपसे पूछा जाए कि महान स्नानागार कौन से स्थल से मिला है, तो दोस्तों वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सीधी सड़कें मिली है, जो सोचिए आप
15 मीटर चौड़ी है, मतलब अच्छी खासी है दोस्तों, जिसे डबल वे कह सकते हैं हम। फिर और क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? कपास के कपड़े के सबूत। तो जो कपड़े पहनते दोस्तों कपास के पहनते थे, ठीक है। तो हड़प्पा से क्या? अनाज भंडारण और प्रोटोस्टलाइट जनजाति सिंधु, ये महानस नगारा स्विमिंग पूल कहाँ से मिला दोस्तों? मोहनजोदड़ो से और कपास के कपड़े से। लोथल जो भोगवा में है गुजरात में, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है लोथल। यहाँ से जहाज बनाने के गोदाम की जो व्यापार होता था दोस्तों विदेशों में, सिंधु घाटी के जो लोग जाते थे तो वो क्या जहाज से जाते थे, ठीक है। तो जहाज बनाने के गोदाम भी इनके पास मिले हैं। फारसी मोहरें मिली, इसका पता चलता है दोस्तों कि इनका जो फारस से क्या होता था, व्यापार होता था। मिट्टी के नाप की क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा, ठीक है, मौसमी नदियों के किनारे हैं, बड़े जलाशय 7 मीटर गहरे, मतलब इनके पास जलाशय थे दोस्तों, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था थी, ठीक है। 3 स्तरीय शहर भी मिले हैं। कालीबंगा जो दोस्तों घग्गर में है, घग्गर नदी के किनारे में, हल से जोती गई भूमि, यज्ञ वेदिका, खिलौना गाड़ी के पहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों कालीबंगा से हल से जोती गई भूमि, ठीक है, मतलब जहाँ हल का प्रयोग होता था, यज्ञ वेदियाँ और खिलौने गाड़ी। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के बारे में रावी नदी किनारे याद रखिए, और यहाँ से मतलब गोदाम की जानकारी मिली है। सिंधु मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, यहाँ पे स्नानागार या स्विमिंग पूल आप याद रखिए। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे जहां निर्माण उद्योग, और धोलावीरा से बड़े जलाशय, और कालीबंगा जो क्या गग्गर नदी के किनारे, वहां से क्या मिला है? भूमि मिली है। अब जनसंख्या और जनजातियां, तो ये मिश्रित समूह था दोस्तों, ठीक है। प्रोटोस्टलाइट मतलब जो भारत के मध्य भाग में रहने वाली जो जनजाति है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है या महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो जिनका जो गहरा कलर होता है, ठीक है, और बाल घुंघराले होते हैं, तो इस प्रकार के ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट कहलाता है। और भूमध्य सागरीय जो और अल्पाइन मंगोलाइट होते हैं, इन सभी का क्या था? एक मिश्रण जातियां थी जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी और व्यापार किस प्रकार से था। तो दोस्तों ये खेती भी करते थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जिसमें गेहूं की खेती होती थी दोस्तों, जौ की खेती होती थी, चावल की होती थी, सबसे पहले कपास की खेती की गई थी, ठीक है। इसको आप याद रखते हैं कि खेती में सबसे पहले किसकी? कपास की खेती की गई थी 3000 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो कपास, गेहूं, जौ, चावल, ये सभी खेती ये लोग करते थे दोस्तों, ठीक है। शिल्प, मन के बनाने का, ठीक है, धातु कार्य ये बनाते थे। मिट्टी के बर्तन दोस्तों, ये नर्तकी मिली है, कहाँ से? की नर्तकी का सिंधु घाटी सभ्यता से। ये दोस्तों ये अवशेष मिले हैं, जिसमें देखिए कि इनकी बियर्ड जो कितनी साइंटिफिक है, या हम वर्तमान समय में जिस बियर्ड का जो जनरली यूज़ करते हैं, तो उसी पैटर्न की बियर्ड को भी क्या करते थे दोस्तों? ये अपनाते थे। तो ये मन के बनाने के कारखाने या बनाए जाते थे, तांबा और कांसे की क्या होते थे? इस प्रकार के जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी दोस्तों, ठीक है। तो कृषि भी करते थे और इनके पास व्यापार भी था, ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ है। क्योंकि फारसी मुद्रा का मिलना इस बात का प्रमाण है कि ये लोग मतलब विदेशों से व्यापार भी करते थे, ठीक है। व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता था। आंतरिक में हिमालय से लकड़ी लाई जाती थी, और राजस्थान से धातु, हिमालय तरफ से लकड़ी को इंपोर्ट किया जाता था, और राजस्थान से जो धातु को क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट या निर्यात किया जाता। ये भारत के अंदर अंदर की बात है दोस्तों। बाहरी क्षेत्र में देखते हैं कि जो इराक क्षेत्र में है, मेसोपोटामिया की जो मोहरें मिली हैं, ठीक है, कि मतलब इनका जो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार होता था। मिस्र में कपास, ठीक है, को यूनान में हिंदोन कहा जाता था। कपास को क्या कहा जाता था? हिंदोन कहा जाता था। कपास के साक्ष्य भी हमने दोस्तों देख ही लिए हैं कि वो मिले हुए हैं। अब इनकी कला और संस्कृति किस प्रकार से थी? मिट्टी के बर्तन मिले, लाल रंग के हैं, चित्रित बर्तन है, लाल काले डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों। आज हम जो घड़े देखते हैं, या गर्मी में मार्केट में हम घड़े लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उस पर जो लाल कलर के घड़े हैं, उस पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ चित्रकारी होती थी दोस्तों। तो ये जो हमारे पूर्वज लोग ये चित्र पहले से ही बना रहे हैं। हम आज देखते हैं कि नए नए घड़े, सुंदर घड़े बन रहा है, पर तो ये घड़े उनके पास दोस्तों पहले से ही ये कलाकारी मौजूद थी, ठीक है। उन पे लाल रंग होता था, चित्रित बर्तन होते थे। मोहरे कौन कौन सी दोस्तों? जानवरों के चित्र होते थे, हाथी बाघ के, मतलब जो सिक्के मिलते थे दोस्तों, उन पे जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। हाथी का बनाया जाता था, बाघ का बनाया जाता। पशुपति मोहर मिली है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है, पशुपति मोहर है कि इसमें ये बहुत सारे पशु है,
ठीक है, ये अलग अलग पशु है चारों तरफ उनके और ये जो देवता है योगी शिव कहा जाता है इनको। इस मोहर की भी दोस्तों प्राप्ति हुई है। मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की बनी दोस्तों, ठीक है, अभी हम देख चुके हैं। मात्र देवी मिट्टी की मूर्ति भी दोस्तों मिली है, ठीक है। कांसे की जो हम बनाते हैं ना दोस्तों टीकमगढ़ में, जिसके लिए कि जो बेल मेटल के लिए प्रसिद्ध है हमारा टीकमगढ़ क्षेत्र, तो दोस्तों ये भी अपनी जो कला के लिए या मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे। धार्मिक मान्यताएं देखते हैं। देवता पशुपति जो जानवरों से घिरे योगी दोस्तों ये वाले, ठीक है। मात्र देवी की भी क्या करते थे, उपासना करते थे, जो उर्वरता देवी हम जिसे वर्तमान में धरती देवी कहते हैं, धरती माता, ठीक है। इनकी भी क्या धरती माता की ये पूजा करते थे। देखिए दोस्तों कि ये आधुनिक भी थे, ठीक, आधुनिक भी थे कि भाई ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक नगर विकसित प्रणाली। इसके साथ साथ दोस्तों इनमें जो है इनके पैर भी क्या थे, जमीन पर थे। मतलब पैर भी जमीन पर जैसे रहते हैं ना दोस्तों, कि ये अपनी जड़ें नहीं भूले थे, ये जड़ें नहीं भूले थे। मतलब एक तरफ विकास भी कर रहे थे और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से भी दोस्तों जुड़े हुए थे, और इन्होंने मतलब उसको त्यागा नहीं, ठीक है। लिंग योनि का प्रतीक शिव पूजा को माना जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये अवस्था बहुत मतलब जरूरी होती है जीवन में, कि हम चाहे मतलब आकाश में उड़ने के सपने देख लें, लेकिन हमारे जो पैर क्या होते हैं दोस्तों जमीन पे ही होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम ना एक दिन तो हमको जमीन पे आना ही है। मंदिर नहीं थे इनके दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे देवता के बारे में पूछा जाए तो पशुपति जो जानवरों से घिरे योगी है, मातृ देवी उर्वरता की पूजा की जाती है, लिंग योनि के प्रतीक शिव पूजा। मंदिर नहीं है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष समाज था। देखिए दोस्तों आज हम जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उनके पास ये भी था और घरों में पूजा होती थी। अब पतन के सिद्धांत की जो सिंधु सभ्यता 2300 से लेके दोस्तों 1700 मतलब 500 साल दोस्तों चली है, ठीक है। 500-600 साल तक इनका जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही। तो ऐसे क्या कारण थे कि जिससे एकदम से ये समाप्त हो गए हैं, या जिनके एकदम से हम फिर खंडहरों के रूप में अवशेष मिले सीधे 1920वीं शताब्दी में। तो ऐसे क्या कारण रहे कि इनका एकदम से एकाग्र रूप से समाप्ति हो गई। तो इस संबंध में जो विभिन्न इतिहासकार होते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से ये इन लोगों का एकदम से पतन हो गया, या उसके क्या कारण रहे थे, या इनके खुद कारण रहे या कोई प्राकृतिक कारण रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विभिन्न जो इतिहासकार ने सिद्धांत दिए हैं। तो बाढ़ मतलब क्या हुआ था कि इसमें कौन कौन दोस्तों, मार्शल, जॉन मार्शल, मैके और एस आर राव, ये जो इतिहासविद हैं, इन्होंने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे विकसित थी, एक समय ऐसा आया कि काफ़ी सारा पानी गिरा और उससे जो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो दोस्तों ये जो सभ्यता है पूरी क्या करी, बह गई और इसमें पूरे नष्ट हो गए। तो इसमें कौन कौन थे मार्शल, मैके, आर्यराय। सिंधु नदी के बाढ़ ने शहरों को नष्ट कर दिया, पूरा बहा ले गए, ठीक है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ को जो महत्वपूर्ण मानने वाले कौन कौन थे, तो मार्शल और मैके, ठीक है। फिर आर्य का आक्रमण दोस्तों, चाइल्ड और व्हीलर और पिगट महोदय, ये तीन महोदय हैं इतिहासकार। इन्होंने चाइल्ड महोदय, व्हीलर महोदय और पिगट महोदय, इन्होंने क्या माना कि जो आर्य लोगों के आगमन से इनका पतन हो गया। आर्य लोग कौन थे दोस्तों, ठीक है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ, और यहाँ जो लोग रह रहे थे, ठीक है, इस तरफ या उत्तरी क्षेत्र में इन लोगों का इधर आगमन हुआ, इनकी जो लड़ाई हुई, इससे क्या हो गए थे दोस्तों कि ये समाप्त हो गए थे। तो ये कौन बोल रहा है, चाइल्ड महोदय, व्हीलर महोदय और पिगट महोदय ने आर्य लोगों के आगमन को माना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन किस किसने माना, स्टीन और घोष महोदय ने। मानसून बदलने, सूखा पड़ा दोस्तों, ठीक है, सूखा पड़ा, पानी की कमी हो गई, फसल नहीं होने लगी, और ये मतलब प्यासे मतलब समाप्त हो गए। तो जलवायु परिवर्तन स्टीन और घोष महोदय ने माना। नदी सूखना दोस्तों, साहनी और लैम्बेरी। सरस्वती नदी जिस प्रकार से सूख गई है दोस्तों, वहाँ उस क्षेत्र की भी क्या हो गई थी, जो नदी सूख गई थी, तो उन्होंने इन कारण का। तो बाढ़ को मार्शल में के याद रखिएगा दोस्तों। आर्य कृष्ण, चाइल्ड और व्हीलर, पिगट, जलवायु स्टीन और घोष महोदय, और नदी सूखना साहनी और लैम्बोरिक। अब पतन के रहस्य और बहस के बारे में देखते हैं कि दोस्तों इतनी सभी, कोई बाढ़ को मान रहा है, कोई प्राकृतिक आपदा को मान रहा है, ठीक है, या जलवायु परिवर्तन को मान रहा है। तो इसके मेनली कारण क्या है,
तो पतन के मुख्य कारण के रूप में दोस्तों सबसे पहला जो देखा जाता है जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना। जिस प्रकार से दोस्तों आज हम गुजर रहे हैं कि हमारा जो आज का दौर है, ठीक, ये भी दोस्तों क्या है, जलवायु परिवर्तन का दौर है। जलवायु परिवर्तन का दौर है जिसमें हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जिससे छोटे छोटे द्वीप डूबने की कगार पर हैं। जंगलों की हम दोस्तों कटाई कर रहे हैं, तो दोस्तों हम पतन की ओर क्या हो रहे हैं, उन्मुख हो रहा है। ठीक है, पतन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो हम हमारा भविष्य दोस्तों अगर इसी गति से हम अगर चलते रहें तो ज़्यादा लंबे हमारी जो मानव सभ्यता नहीं रहने वाली है। तो अब हमारी सभ्यता को बनाए रखने में क्या जिम्मेदारी हो सकती है, तो दोस्तों आप सभ्यता में अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक पेड़ लगाइएगा। ठीक, एक पेड़ लगाइएगा, क्योंकि एक पेड़ की भी दोस्तों क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्ता होती है प्रकृति में। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना दोस्तों, उनका भी जो मेनली अगर माना जाता, सभी इतिहासकारों के मध्य में अगर सहमति बनती है कि क्या कारण थे, तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन, नदियों के सूखने को सभी ने सहमति प्रदान करी। विवाद क्या, आर्य आक्रमण सिद्धांत, पुरातत्व सबूतों से इसकी कमी मिलती है कि जो आर्य सिद्धांत दिया गया है कि आर्य ने आक्रमण किया है, तो उसके कुछ साक्ष्य मिलने थे दोस्तों कि कहाँ लड़ाई हुई थी, किस प्रकार का युद्ध हुआ था। तो इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये सिद्धांत समाप्त हो जाता है। लिपि अज्ञात है, द्रविड़ भाषाओं से संबंध हो सकता है कि जो लिपि है दोस्तों इस प्रकार से ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। नोट, हड़प्पा सभ्यता का शहरी नियोजन, जल प्रबंधन बहुत गजब का था दोस्तों। व्यापार नेटवर्क आज भी प्रेरणादायक है, इसकी सरकार, इसकी लिपि धर्म अब भी रहस्यमय बना हुआ है। तो दोस्तों इनका जो शहरी नियोजन प्रणाली थी, ठीक है, व्यापार नेटवर्क जो क्या थे दोस्तों, आज भी हमारे लिए क्या है, प्रेरणादायक काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके लिए हमने लाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था दोस्तों, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा। तो दोस्तों कहाँ, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। कब खोजा गया था, 1921 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किस कारण अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता, लिपि नहीं मिली, बहुत जटिल है, द्विभाषिक अभिलेख नहीं मिले, सब लिपियां मिटा दी गई, तो द्विभाषिक अभिलेख नहीं मिले। ठीक है, ये इसका कारण है कि दो भाषा वाले अभिलेख नहीं मिले, कुछ जो लिखा है एक ही भाषा में। निम्नलिखित में किस स्थल को महान स्नानगार, दोस्तों स्विमिंग पूल। ठीक, स्विमिंग पूल कहाँ मिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में स्विमिंग पूल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। और सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मांडा, माडा या मांडा। और ये दैमाबाद, और ये सुतकोंडोडोर से ये आलमगीरपुर। ठीक, ये जेके, ये महाराष्ट्र, ये यूपी और ये गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये 4 स्थल है, याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में इसके हड़प्पा स्थल से हल से जोती गई भूमि के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो कालीबंगा से जो हल के साक्ष्य। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन सा प्राचीन देश था, तो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ दोस्तों हम क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, क्योंकि हमें जो क्या मिला है, वहाँ की मुद्रा मिली। पशुपति मोहर किस देवता का चित्रण है, विष्णु, इंद्र, शिव, अग्नि। तो ये शिव भगवान को समर्पित है दोस्तों, है ना, पशुपति, जिसमें बहुत सारे जो पशु है इनके आइट साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल की खेती की गई थी दोस्तों, सबसे पहले थी फसल थी कपास। कपास के बाद गेहूं भी ये प्रयोग कर रहे थे, जौ का भी प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, धोलावीरा स्थल की प्रमुख विशेषता क्या है, अनाज भंडारण, 3 स्तरीय नगर, हल ज्योति, जल निकास। तो त्रिस्तरीय नगर यहाँ पे मिले थे दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है दोस्तों, तो सभी का जो विशेष मत है, जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना, जिसमें सभी इतिहासकारों ने क्या करा है, अपनी सहमति प्रकट करी है दोस्तों। अगर आपको जो हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि खुदा आपकी जो हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल करे, और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, और आपके घर परिवार में समृद्धि बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।